Hi guys, how are you all? So this video is all about student journal. Okay. So Jan 23 में एक स्टूडेंट जर्नल आई थी जो कि SCMPE से रिलेटेड थी। उसके जो सारे क्वेश्चंस थे ना, जिन लोगों ने बुक्स परचेज़ किए हैं उनको तो पता है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में दिए हुए हैं मैंने, राइट। और यूट्यूब पे भी रिस्पेक्टिव वीडियोस के अंदर डाले हुए हैं। बट कई बच्चों की क्वेरी थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना आपको ना SM में मिल रहे हैं, ना किसी टीचर्स के नोट्स में मिल रहे हैं। सो वो किस चीज़ के क्वेश्चंस है, तो मुझे वो अलग से कैटर करना पड़ रहा था कि वो स्टूडेंट जर्नल के क्वेश्चंस है, राइट। मेरे को अलग से इंडिविजुअली बताना पड़ रहा था बच्चों को। तो मैंने ये सोचा कि लेट्स मेक अ होल वीडियो ऑफ स्टूडेंट जर्नल मेमोरी टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें ये जो वीडियो है इसमें सारे स्टूडेंट जर्नल के जितने भी क्वेश्चन थे 23 वाले वही अभी तक आई है। अभी जो नवंबर 23 के लिए अगर कोई स्पेसिफिकली SCMP के लिए स्टूडेंट जर्नल आती है तो उसकी भी वीडियो आएगी, नो प्रॉब्लम, डोंट टेक टेंशन, ओके। और जिन बच्चों ने मेरी बुक्स परचेज़ की हैं उनको अलग से हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे थ्रू व्हाट्सएप, अगर वो न्यू आई तो जर्नल, ओके। ये वाले जो नोट्स हैं ये ऑलरेडी आपके बुक में है। एक शायद इसमें से नहीं है मेमोरी टेक्निक, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप अपना नोट कर लीजिएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं मेरी वीडियोज़ में वो सारे अवेलेबल हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस। हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी ऑन, सो इफ़ यू वांट इट देन व्हाट्सएप मी ऑन 8287712032, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट जनरल। सो बेसिकली क्या है ना, ये स्टूडेंट जनरल है, ऐसा होता है। इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं, राइट। कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल आर वेरी इजी, आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। बट जो थियोरेटिकल है ना उसमें तो हमें याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो उसके लिए मैंने टेक्निक्स बताया है, वो आप इजीली लर्न कर लो, ओके। So let's start with first question, which is, so the page number here written is page number 8 लिखा है। This is page number 8 of student journal of Jan 2023, okay। So पेज नंबर 8 पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ टू ट्रैक काइजन सजेशंस, हाउ टू ट्रैक काइजन सजेशंस। अब काइजन का मतलब क्या होता था, काइजन का मतलब होता था स्मॉल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, है ना। तो क्या होता है कि ना काइजन मतलब क्या होता है, काइजन में ना जितने भी जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, वो ना अपने छोटे छोटे सजेशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई 4 लाइटों की जगह 3 चला लो, या फिर पानी का इतना वेस्टेज मत करो, या फिर RO वाटर को हम दूसरे यूज़ में ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सजेशंस देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बोलता है कि हम ट्रैक कैसे करें यार, कितने सजेशंस हो गए, कितने हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, कितने इग्नोर करने हैं सजेशंस। यार कुछ सजेशंस ऐसे भी तो होते होंगे ना जो हमें इग्नोर कर रहे हैं, यार फालतू सजेशंस देता है यार ये, कुछ लोगों के तो फालतू सजेशंस होते हैं ना, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो हम इसको ट्रैक कैसे करेंगे, तो ट्रैक देखो कैसे करेंगे, हम एक बनाएंगे काइजन सजेशन बोर्ड, ठीक है। कंपनी में आप क्या करेंगे, हम पहले काइजन सजेशंस लिखेंगे, जितने भी लोगों ने सजेशंस दिए वो लिख लिए हमने, ठीक है। फिर उनमें से जो आपको लग रहा है कि हाँ ये करने हैं वो हमने टू डू में कर दिए शिफ्ट। अगर जो सजेशन जो आप कर रहे हो, मतलब आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है, उसको उठा के डूइंग में कर दो। और जो हो चुके हैं, जो आपने सजेशंस इम्प्लीमेंट भी कर लिए हैं, उसको आप डन में शिफ्ट कर दो, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। तो आप मेरी इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो क्या पहले क्या है, पहला है काइजन सजेशन। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि राइट द आइडिया ऑन अ पेपर एंड स्टिक इट व्हेन यू कम अप विद द आइडिया फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब जो भी आइडिया आपका पेपर पे लिखो और बोर्ड पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद मूव द पेपर टू डू व्हेन अ सुपरवाइजर और वर्क इम्प्रूवमेंट टीम आर डिस्कसिंग, ठीक है। तो अब क्या करो, जो वो पेपर है उसको टू डू में शिफ्ट कर दो। अगर सुपरवाइज़र आपका या फिर जो वर्क इम्प्रूवमेंट टीम है ना जो देखती है, अगर वो डिस्कस कर रही है ना कि हाँ कर दो, तो कर दो, टू डू में कर दो, ओके। देन है डूइंग। डूइंग में क्या है, मूव द पेपर टू डूइंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द आइडिया। कीवर्ड्स क्या है, प्रैक्टिसिंग द आइडिया, जब आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस आइडिया को प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप उसको डूइंग में शिफ्ट कर दो, ठीक है। आफ्टर एग्रीमेंट फ्रॉम द सुपरवाइज़र और वर्क इम्प्रूवमेंट टीम। एग्रीमेंट मतलब कि अगर वो बोलें तो, कौन, अगर सुपरवाइज़र या फिर वर्क इम्प्रूवमेंट टीम बोले तो
तब आप क्या करेंगे, तब आप उसको डूइंग में शिफ्ट कर देंगे, तब आप क्या करेंगे, उसको डूइंग में शिफ्ट कर देंगे। लास्ट है डन। डन में क्या है, मूव द पेपर टू डन व्हेन यू कंप्लीट द आइडिया। जैसे आपका आइडिया कंप्लीट हो जाता है, आप उस पेपर को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, आप उस पेपर को डन में शिफ्ट कर देंगे, आप उस पेपर को डन में शिफ्ट कर देंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ टू ट्रैक काइजन सजेशंस, तो आपको यही वाला चीज़ लिखना है बस, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ काइजन। कहते हैं कि कल्चर ऑफ काइजन को हम फॉस्टर कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब कि कैसे हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम काइजन के कल्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो हाउ टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ काइजन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसका कोड सुनो पहले। PC is best actress. She lives in Aspirate the Corps to improve her image. ओके, तो देखो अब PC कौन है, प्रियंका चोपड़ा। ओके, सो आपको ये कैसे याद आएगा कि फॉस्टर से आपको PC कैसे याद आएगी, मतलब फॉस्टर वर्ड से आपको ये कैसे याद आएगा कि ये तो प्रियंका चोपड़ा वाला निमोनिक है। तो वो ऐसे आएगा कि आपको याद रखना है कि जो PC है ना, उसने जो बेबी है ना वो फॉस्टर किया है ना, किसी और ने उसको पैदा करके दिया है ऐसा। तो PC ने बच्चा फॉस्टर किया। इससे आपको याद आ जाएगा कि जो फॉस्टर वाला क्वेश्चन है ना, उसका निमोनिक कौन सा है, PC वाला है। अब PC वाला तो एक ही निमोनिक है, जो कि क्या है, PC क्या है, एक बेस्ट एक्ट्रेस है, ऑब्वियसली सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वो कहाँ रहती है, वो बाहर रहती है ना, तो वो इंडिया में तो नहीं रहती, तो वो कहाँ रहती है बताओ। वो रहती है, मैं बताती हूँ आपको, वो रहती है एस्पिरेट डी कॉर्प्स में। वो कहाँ रहती है, एस्पिरेट डी कॉर्प्स में रहती है, ठीक है। किस लिए रहती है, देखो यार, बॉलीवुड में ना उसको काम तो मिल रहा था, बट एक उसकी इमेज ना थोड़ी नीचे जा रही थी, क्योंकि ना बॉलीवुड में गर्ल्स को इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए वो कहाँ गई, उसने कहाँ मूव किया, उसने मूव किया आपका आउटसाइड बॉलीवुड, दैट इज़ हॉलीवुड। किस लिए, टू इम्प्रूव हर इमेज। किस लिए, टू इम्प्रूव हर इमेज। किस लिए, टू इम्प्रूव हर इमेज। सो कोड क्या है, कोड ये है कि PC इज़ बेस्ट एक्ट्रेस, शी लिव्स इन एस्पिरेट दी कॉर्प्स टू इम्प्रूव हर इमेज। तो जो कीवर्ड्स है वो क्या है, एक तो PC है, एक बेस्ट है, एक एस्पिरेट दी कॉर्प्स है, और एक इमेज है। PC, बेस्ट, एस्पिरेट दी कॉर्प्स एंड इमेज। ओके, PC से क्या है, PC से है प्रोमोट कल्चर। प्रोमोट कल्चर, PC, प्रोमोट कल्चर, PC, प्रोमोट कल्चर। बेस्ट से क्या है, डू बेस्ट, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है आपको। बेस्ट से है डू बेस्ट, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एस्पिरेट दी कॉर्प्स, एस्पिरेट दी कॉर्प्स से एस्पिरेट दी कॉर्प्स है, और इमेज से है टू इम्प्रूव हर इमेज। इमेज से है टू इम्प्रूव। सो दोबारा से मैं बताती हूँ, हाउ टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ काइजन। तो उसका कोड है PC इज़ बेस्ट एक्ट्रेस, शी लिव्स इन एस्पिरेट दी कॉर्प्स टू इम्प्रूव हर इमेज। ओके, P से प्रमोट कल्चर ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज। सो बेसिकली आप कैसे काइजन के कल्चर को प्रमोट करेंगे, कैसे फॉस्टर करेंगे। तो अगर आप शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ के कल्चर को प्रमोट करेंगे तो काइजन खुद प्रमोट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आप बोलेंगे एम्प्लॉयज़ को कि हाँ आप बताओ, आप शेयर करो अपना आइडिया, आप शेयर करो, तो धीरे धीरे आपको स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स मिलते जाएंगे, हो गया फॉस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है डू बेस्ट विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है ना, पहले उसको तो अच्छे से यूज़ करो, है ना, पहले उसको तो अच्छे से यूज़ करो वैसा। फिर उसके बाद एस्पिरेट दी कॉर्प्स कल्चर को फॉस्टर करो। सो फॉस्टर एस्पिरेट दी कॉर्प्स कल्चर, मतलब इसका मतलब क्या है कि ना, ब्लेम गेम मत खेलो कि तेरी गलती ये सब मत करो, नॉर्मल रहो, ब्लेम गेम मत खेलो, डू नॉट प्ले ब्लेम गेम्स। ओके, एंड इंटीग्रेट एवरीवन्स इमेज, मतलब कि सबका पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट करो, सबके विचारधारा पे ध्यान दो। इट्स नॉट कि तेरा नहीं सुनेंगे तेरा सुनेंगे, ऐसा नहीं, सबके पर्सपेक्टिव पे ध्यान दो, सबकी जो पर्सपेक्टिव है उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। दैट्स इट। 4 पॉइंट्स हैं, आने के चांसेस हैं क्योंकि Jan 21 के स्टूडेंट जर्नल में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो डू नॉट लीव इट। और इतने ईजी तरीके से मैंने आपको करा दिया कि अब आप तो छोड़ के नहीं जाने वाले हैं फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट है आपका PDCA साइकिल एंड काइजन प्रोसेस। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना,
ये आपको पेज नंबर 9 ऑफ स्टूडेंट जर्नल पे मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक और चीज़ है कि ये क्वेश्चन ना आई थिंक मैंने अपनी बुक में इंटीग्रेट नहीं किया है, क्योंकि जब मैं इसकी स्पेसिफिक वीडियो बना रही थी ना आपकी क्या बोलते हैं स्टूडेंट जर्नल की, तो उसमें मैंने देखा कि यार शायद मैंने ये वाला इंटीग्रेट नहीं किया है। सो जिन जिन लोगों ने भी मेरी बुक्स ली हैं, मैं उनको बोलूँगी कि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आप अपने बुक में नोट कर लीजिए। आई थिंक ये मेरी बुक में नहीं है, ओके। सो अब मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है ना, ये जो पीडीसीए साइकिल और जो काइजन प्रोसेस है, इसका मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीसीए साइकिल एंड काइजन प्रोसेस का मिक्स क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आता है अगर पीडीसीए साइकिल एंड काइजन प्रोसेस, तो आपको ये वाला पूरा लिखना है कि पीडीसीए साइकिल प्लस काइजन प्रोसेस क्या है, ओके। तो अब इस प्रोसेस में आपको 7 स्टेप्स मिलेंगे। पहला स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ काइजन थीम, आपको थीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशन एनालिसिस, तो आपको सिचुएशन एनालाइज करनी है। थर्ड है रूट कॉज एनालिसिस, मतलब आपको रूट कॉज देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद स्टेप 4 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउंटर मेजर, क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद 5th है इम्प्लीमेंट करो। 6th है कि इफेक्टिवनेस देखो कि क्यों जो भी आपने काउंटर मेजर लगाया है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। और 7th है अगर इफेक्टिव है तो स्टैंडर्डाइज कर दो प्रोसेस को, स्टैंडर्डाइज कर दो काउंटर मेजर को, जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला उसको आप स्टैंडर्डाइज कर दो, ओके। सो इसका जो निमोनिक है वो क्या है, देखो मैं बताती हूँ। इसका निमोनिक है थीम सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए सो दैट रूट कॉज एनालिसिस हो सके। थीम सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए सो दैट रूट कॉज एनालिसिस हो सके, राइट। तो पहले 3 स्टेप्स यहाँ आ गए। उसके बाद एक और निमोनिक है, इसका सेकेंड लाइन वो क्या है, IICS ऑफ काउंटर मेजर। पहला IICS मतलब आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, चेक इफेक्टिवनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, चेक इफेक्टिवनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ काउंटर मेजर, दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इंक्लूड कर लेना, ओके। नेक्स्ट है 5S। आई थिंक 5S मैंने इसमें इसलिए लिया है, वैसे तो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको चाहती थी कि मैं आपको ये लर्न वर्ड्स याद करा दूँ। देखो क्या होता है ना, एग्ज़ाम में आपको ये लेटेन वर्ड्स नहीं लिखने, ये जो वर्ड्स है ना सीरी, सितो, सित्सु, सिकेत्सु, शित्सुके, ये आपको नहीं लिखने। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि 2 मिनट का ही तो काम है, मतलब 2 मिनट का काम नहीं है एक्चुअली। मैंने कैसे किया था ना कि रिपीट किया था बार बार, तो मुझे याद हो गया था। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, और एक बार इसकी ना मेमोरी टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ सुन लो, मैं आपको ऐसे याद करा दूँगी, ठीक है। देखो सीरी, सिटों, सित्सु, सिकेत्सु, शित्सुके, बोलो सेरी, सिटों, सित्सु, सिकेत्सु, शित्सुके, आई एम सॉरी, ओके। सो अब इसका इंग्लिश मीनिंग बताती हूँ। देखो सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सॉर्ट, अगर ये वर्ड्स याद भी नहीं हो रहे ना, सेरी, सित्सो, सिकेत्सु, ये वाले याद नहीं, तो आपको ये तो याद करना ही है ना। सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेनिंग, ओके। अब देखो इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझा देते, ओके। सपोज़ करो आपकी एक बहुत बड़ी सी टेबल है, ठीक है, क्योंकि मेरी बड़ी टेबल है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें ना बहुत सारे बुक्स हैं, ओके। सो उसमें ना ग्रुप 1 के भी हैं, ग्रुप 2 के भी हैं, ओके। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के दोनों के बुक्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा ग्रुप 1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे तो दोनों हो गए बट मेरा सपोज ग्रुप 1 हो गया, तो मैंने क्या किया ना, सॉर्ट की बुक्स को, क्या किया, सॉर्ट किया। मतलब मैंने बोला यार ग्रुप 1 तो हटाओ, इधर से हटाओ, सिर्फ ग्रुप 2 रखो, रख लिया, गुड, सॉर्टिंग हो गई। उसके बाद मैंने बोला यार ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर मैंने उनको क्या किया, फिर मैंने उनको सेट इन ऑर्डर किया। क्या किया, सेट इन ऑर्डर किया, मतलब मैंने चारों बुक्स को ऑर्डर में लगाया, मैंने चारों सब्जेक्ट्स की बुक्स को क्या लगाया, ऑर्डर में लगाया। ऑर्डर में लगा लिया मतलब सेट इन ऑर्डर कर लिया। उसके बाद शाइन, मतलब अच्छे से चमकाया पूरा अपना वर्क टेबल को, अपने स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन किया, शाइन किया। उसके बाद मैंने बोला यार हिमानी अब इसको ऐसे ही रखना है यार, मतलब स्टैंडर्डाइज, मतलब अब मैंने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी कि इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद रखना है ऐसे ही, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि मतलब ये पेन बॉक्स, पेन होल्डर इधर होगा, बुक्स इधर होंगी। उसके बाद सस्टेन, मतलब हमेशा ही ऐसे रखूँगी। तो सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन।
सेरी, सिटो, सित्सु, सिकेत्सु, शित्सुके। ओके, दिस इज इट। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, नोट्स में आपको अलॉन्ग विद द चैप्टर ही मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट जर्नल को केटर कर रही हूँ इसलिए मैंने सारे एक साथ डाल दिए। पेज नंबर 10 ऑफ स्टूडेंट जर्नल पे आपको ये मिल जाएगा। सो आई रिपीट, प्रोमिनेंट रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो बैलेंस स्कोर कार्ड के फेल होने के प्रोमिनेंटली रीजंस क्या है? ओके, सो रीज़न के लिए कोड है कि गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो नहीं है तारक मेहता में आती, गलती से मिस्टेक हो गई, तो उससे ही मैंने बनाया कि गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टेक से आता है मिस्टेकनली थिंक, ठीक है। डेलीगेट से आता है डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉपी से आता है आपका ट्राई टू कॉपी। ओके, 3 पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है ना, बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या होता है कि एक स्कोर कार्ड बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो फेल क्यों हो रहा है, वो बैलेंस स्कोर कार्ड फेल क्यों हो रहा है, तो उसका रीजंस क्या है कि जो मैनेजर्स है ना वो मिस्टेकली सोच लेते हैं कि जो मेयर यूज़ ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एंड बैलेंस स्कोर कार्ड इज मेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस ओनली। तो उनको लगता है कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना वो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए काम आता है और किसी चीज़ के लिए काम नहीं आता। सो ये गलती है मैनेजर्स की साइड से। ओके, उसके बाद इन केस सीनियर एग्जीक्यूटिव्स डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स। सो बेसिकली जो बैलेंस स्कोर कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं ना वो बोलते हैं यार ये हम थोड़ी करेंगे इतना फालतू सा काम, ये ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दो। तो वो क्या कर देते हैं, वो डेलीगेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो फेल हो जाता है। सिंपल। नेक्स्ट है, इफ़ कंपनीज ट्राई टू कॉपी मेजर्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज बाय द बेस्ट कंपनीज rather than developing their own measures suited for the environment under which they function। तो बेसिकली जो कंपनीज है ना वो क्या करते हैं, वो दूसरों के बैलेंस स्कोर कार्ड्स कॉपी करते हैं, वो दूसरों के मेजर्स एंड स्ट्रैटेजीज कॉपी करते हैं, ना कि वो खुद के कंपनी के हिसाब से बनाते हैं। देखो हर चीज़ ना आप चाहे दूसरों की कॉपी कर लो बट उसको आपको थोड़ा सा टेलर मेड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अपने मुताबिक बनाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा अपने मुताबिक बनाना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करते हैं, बेस्ट बड़े बड़े टाटाज, अंबानीज, अडानीज, इनके ले लेते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, और अपनी कंपनी इनकी बहुत डिफरेंट है, भाई वो बड़ी कंपनी है वो डिफरेंट है, आपकी कंपनी डिफरेंट है, तो उसको वो क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, दे ट्राई टू कॉपी, इसलिए आपका बैलेंस स्कोर कार्ड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दैट्स इट। 3 पॉइंट्स है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। सो द कोड इज, गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टैग एंड येलो टैग का, जो कि पेज नंबर 11 पर ही मिलेगा आपको। तो मैं आपको बताती हूँ रेड टैग क्या होता है। रेड टैग क्या होता है, रेड टैग होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि आपके वर्क प्लेस पे 5 चीज़ें पड़ी है, 5 चीज़ें पड़ी हैं। अब इसमें से ना आपको एक चीज़ है जो आपको पता नहीं है यार ये कहाँ रखूँ मैं, इसका क्या यूज़ है, क्या सीन है इसका, मतलब व्हाट इज़ दिस आइटम यार, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसमें रेड टैग लगा देंगे, हम उसमें क्या लगा देंगे, रेड टैग लगा देंगे। तो रेड टैग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द वर्क प्लेस इन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। सो बेसिकली सपोज मेरा एक लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, उसमें मैंने लगा दिया रेड टैग। अब कोई और बंदा आएगा, वो उसको पता चल जाएगा कि यार यहाँ से तो ये हटाना है, यहाँ इस वर्क प्लेस से तो ये आइटम रिमूव करनी है। तो जब सॉर्ट करेंगे ना, सॉर्टिंग के टाइम पे, जब मैंने आपको बताया सॉर्टिंग सेट इन ऑर्डर वाला जो स्टेप्स है 5S वाले, उस स्टेप में, पहले सॉर्टिंग वाले स्टेप में आपको वो हटाना है, वो रेड टैग वाली आइटम हटानी है, तो ये पता चल जाएगा। अब करना कैसे है, अब अनडिसाइडेड आइटम पे आपको क्या करना है, रेड टैग लगा देना है। अनडिसाइडेड आइटम मतलब जो आपको पता ही नहीं कि कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी, वहाँ पे आपने लगा दिया रेड टैग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस लेट्स एवरीवन नो दिस आइटम नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। तो इससे सबको पता चल जाएगा कि इस आइटम को आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, और इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। और सपोज़ करो वो जो आइटम है, मतलब जो रेड टैग है, उसके ऊपर ना हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ लिख दिया, मतलब सपोज़ लिख दिया कि यार हफ्ते में ना ये आइटम 10 बार काम आ रही है, हफ्ते में ये आइटम 50 बार काम आ रही है, तो उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ भी मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसको भाई हम कहाँ रखें, अगर ज़्यादा काम आ रही है तो आगे आगे रखो,
कम काम आ रही है तो स्टोर रूम में पहुंचा दो, ऐसा है ना। और उससे रेड टैग से ये भी पता चल जाएगा कि ओरिजिनली ये आइटम कहाँ रखी थी, है ना, ओरिजिनली प्लेस्ड कहाँ थी, तो हम वापस उसको रिलोकेट कर सकते हैं या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एज इन। ओके, सो हिंदी में समझ आ गया, इंग्लिश में आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। अब येलो टैग क्या होता है? तो येलो टैग होता है, हमने ना एक आइटम पे येलो टैग लगा दिया, तो ऑब्वियसली येलो टैग का फर्स्ट लाइन इन्होंने लिख रखी है कि इट इज़ डिफरेंट देन अ रेड टैग। ऑब्वियसली रेड टैग से डिफरेंट है येलो टैग, ये तो सबको पता है। बट येलो टैग का मतलब क्या है? येलो टैग का मतलब ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उस येलो टैग में ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि मतलब कितना यूज़ है, कहाँ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपेक्टेड यूज़ क्या है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। और येलो टैग ना उन आइटम्स पे लगता है जो कि अभी तो ज़रूरत नहीं है बट आगे होगी, विच आर यूज़फुल, ज़रूरत तो होगी बट नॉट रिक्वायर्ड करेंटली, जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है आगे ज़रूरत होगी। और येलो टैग में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, और तो फिर उसको कहाँ रखते हैं हम? हैंस यूजुअली केप्ट इन स्टोर। जैसे घर में नहीं होता स्टोर रूम, मतलब ज़रूरत अभी नहीं है उस चीज़ की, ज़रूरत आगे होगी कभी, तो हमने वो कहाँ रख दिया? वो हमने स्टोर रूम में रख दिया। तो जो येलो टैग है वो यही है कि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है आपके प्रोडक्ट की, और वो यूजुअली वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़फुल तो हैं बट करेंटली नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दैट्स इट। और उसको हम कहाँ रखते हैं? उसको हम स्टोर रूम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन एम्प्लॉइंग बीपीआर। चैलेंजेस इन एम्प्लॉइंग बीपीआर मतलब बीपीआर को एम्प्लॉय करने में क्या चैलेंजेस आएंगे? बीपीआर इज, बताओ, बीपीआर की फुल फॉर्म बताओ। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। ओके, सो अब क्या होता है? तो क्या होता है कि अब हमें बीपीआर का मतलब क्या होता है? बीपीआर का मतलब होता है यार सब कुछ चेंज कर देना कंपनीज में। क्या करना? रैडिकल रीडिज़ाइन करना। क्या करना? रैडिकल रीडिज़ाइन करना, है ना, सब कुछ चेंज कर देना। तो उसमें जब आप एक कंपनी में जाके सब कुछ चेंज करने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे चैलेंजेस तो आएंगे। देखो, एम्प्लॉयज़ नहीं मानेंगे, स्टाफ नहीं मानेगा, ठीक है, पैसे बहुत लगेंगे, भाई बहुत कुछ चेंज होगा ना अगर सब कुछ ही चेंज हो रहा है तो। देखो, तो इसका मतलब क्या है? इसका कोड क्या है? इसका कोड है मॉरल डिक्रीज़ नहीं हुआ तो AIR आएगा, है ना। ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर आपका मॉरल डिक्रीज़ नहीं हुआ ना, अभी पढ़ने का मॉरल जो डिक्रीज़ नहीं हुआ ना, तो आपका क्या आएगा? AIR आएगा, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आएगा। ऑल इंडिया रैंक क्या आएगा? AIR आएगा। तो मॉरल से मॉरल, ठीक है, मॉरल डिक्रीज़ मतलब मॉरल डिक्रीज से डिक्रीज एम्प्लॉय मॉरल, और AIR से क्या है? A से है ऑल और नथिंग मेथडोलॉजी, I से है इनकम्प्लीट इम्पैक्ट एनालिसिस, और R से है रिड्यूस्ड स्टाफ, ठीक है। तो क्या मतलब कोड क्या है इसका कि मॉरल डिक्रीज नहीं हुआ तो क्या आएगा? AIR आएगा। क्या आएगा? AIR आएगा। तो पहला है डिक्रीज एम्प्लॉय मॉरल। सो बेसिकली यार एम्प्लॉय बेचारा परेशान है, वो सोच रहे हैं यार कुछ चेंजेस हो गए, मेरी मतलब कि जॉब ना चली जाए, है ना, लो जॉब सेटिस्फैक्शन, उसको मतलब उसको बार बार अपनी जगह से अगर हिलना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, पहले वो मैनुअली करता था, अब उसके पास कंप्यूटर्स आ गए, तो यार उसको प्रॉब्लम तो होगी ना, तो उसका मोरल डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड स्टाफ, अब क्या हुआ? ऑटोमेशन आने के बाद क्या होगी? ऑब्वियसली पहले एक काम को 4 जने करते थे, अब एक काम को 1 जना और एक कंप्यूटर कर लेगा, तो स्टाफ रिड्यूस करना पड़ेगा, तो जॉब सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आएगी। ओके, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इम्पैक्ट एनालिसिस, क्योंकि इसका जो बीपीआर को लगाने का इम्पैक्ट ही इतना बड़ा होता है कि वो अनइमेजिनेबल है कि ये वर्क करेगा या नहीं। तो स्टार्टिंग में कोई नहीं बता सकता कि क्या इम्पैक्ट आएगा, तो स्टार्टिंग में जो इसका जो वो होगा ना, इनकम्प्लीट होगा। जो इम्पैक्ट एनालिसिस अगर कोई बोले ना कि यार बीपीआर लगाने से क्या कितना अच्छा कितना बुरा होगा, तो वो इनकम्प्लीट होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत इनकम्प्लीट होता है, तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा, तो वो इट्स अ चैलेंज फॉर यू। ओके, एंड ऑल और नथिंग मेथडोलॉजी, क्योंकि इसमें रेडिकल चेंज करना पड़ता है, और पूरे प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, सिर्फ 1-2 एक्टिविटीज़ चेंज नहीं कर सकते आप। बीपीआर इज़ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, फुल प्रोसेस को चेंज करना है आपको, तो या तो पूरा करो या मत करो, ऑल और नथिंग मेथडोलॉजी, दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरकमिंग ऑफ बीपीआर, है ना। ओवरकम कैसे करेंगे? तो कैसे करोगे ओवरकम? देखो, अगर आपका मॉरल डिक्रीज़ हुआ ना तो आपकी AIR आएगी, नहीं हुआ तो AIR आएगी। अब कैसे आएगी? तो क्या करना है? अर्ली उठो, प्रैक्टिस करो, फोकस करो। क्या करो?
अर्ली उठो, जल्दी उठ के प्रैक्टिस करो, फोकस करो। AIR लानी है तो क्या करना है, अर्ली उठ के प्रैक्टिस करो, फोकस करो। तो फोकस से क्या है, फोकस ऑन ऑल चेंज मैनेजमेंट इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब हर एक का इम्पैक्ट देखो। कम्युनिकेट अर्ली एंड ऑफन, एकदम से नहीं बताओ कि आज से कंप्यूटर आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं, धीरे धीरे उनको बताते रहो, धीरे धीरे। तो कम्युनिकेट करो अर्ली एंड ऑफन, पहले बताओ और जल्दी बताओ। और उसके बाद प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, मतलब उनको ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर दो PCs पे, जिससे वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए। ओके, सो तो अर्ली उठो, प्रैक्टिस करो, फोकस करो, दैट्स इट। ओवरकमिंग BPR चैलेंज, ठीक है, ये है चैलेंजेस कि मॉरल डिक्रीज नहीं हुआ तो AIR आएगा। अब उसको ओवरकम कैसे करना है, तो प्रैक्टिस करो, अर्ली उठो, प्रैक्टिस करो, फोकस करो, ठीक है। एंड ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BPR लाइफ साइकिल, ठीक है, एक लाइफ साइकिल है ये बता रहा है। तो देखो इसमें क्या है ना, जो पहले इसमें 7 स्टेप्स हैं, जो पहले 2 स्टेप्स है वो है एंटरप्राइज वाइड, और जो रिमेनिंग है वो है प्रोसेस स्पेसिफिक। जो पहले 2 हैं वो है एंटरप्राइज वाइड और बाकी है प्रोसेस स्पेसिफिक। ओके, सो इसका कोड बहुत सिंपल है, VI, अरे आई, जैसे वो सोन परी नहीं आती, आई सोना सोन परी आई, तो वैसे ये क्या, VI अरे आई, ऐसे VI अरे आई, VI अरे आई, VI अरे आई। तो क्या, विजनिंग, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रीडिज़ाइनिंग, इवैल्यूएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्रूविंग, ठीक है। विजन करो, विजनिंग मतलब पहले डिफाइन करो कॉर्पोरेट विजन क्या है, बिजनेस गोल्स क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई करो क्या प्रोसेस आपको री इंजीनियर करने हैं। उसके बाद एनालाइज करो और मेजर करो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। फिर रीडिज़ाइन करो कि क्या कहाँ IT की ज़रूरत है, क्या नहीं, सब पूरी रीडिज़ाइनिंग कर दो। उसके बाद इवैल्यूएट करो और सिलेक्ट करो अ प्रोसेस रीडिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दो, जो भी रीडिज़ाइन प्रोसेस आपने सिलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट कर दो। उसके बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहो। तो VI अरे आई, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन। तो अब देखो क्या है ना, ये 3 वर्ड्स हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस रीडिज़ाइन। आपको ये ऐसे याद करना है, अगर डेफिनेशन भी आ सकती है या फिर कुछ भी आ सकता है, तो 3 वर्ड्स हम याद कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट मतलब कि इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करना, प्रोसेस को सेम रखकर, प्रोसेस को तो स्टेबल रखकर, कीपिंग द प्रोसेस स्टेबल। हमने क्या किया, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की, डूइंग इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट वाइल कीपिंग द प्रोसेस स्टेबल। हमने प्रोसेस को स्टेबल रखते हुए क्या किया, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की, उसको कहेंगे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ओके, प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब रेडिकल रीडिज़ाइन कर दिया, सब कुछ बदल दिया। प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब रेडिकल रीडिज़ाइन कर दिया। और प्रोसेस को रीडिज़ाइन मतलब क्या, इन दोनों का मिडल पाथ, इट इज़ द मिडल पाथ ऑफ बोथ द एक्सट्रीम्स। मतलब प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मिडल पाथ होता है प्रोसेस रीडिज़ाइन। प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मिडल पाथ होता है प्रोसेस रीडिज़ाइन। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट तो थैंक यू स्लाइड आ गई है, तो स्टूडेंट जनरल खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस किसके, री इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर री इंजीनियरिंग। तो इसके पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख लेंगे, लिखा है कि दैट कैन बी ब्रोकन इनटू द पार्ट्स, दोज बिहेविंग लाइक अ कॉन्स्ट्रेंट्स, फीजिबल टू मेक चेंज, ये सब है। बट इसका निमोनिक मैं आपको बढ़ के सुनाती हूँ। तो इसका निमोनिक है, देखो, दोस्त का ब्रेकअप हो गया, उसका दिल ब्रोकन इनटू द पार्ट्स, दिल टूट गया, तो उसका दिल ब्रोकन इनटू द पार्ट्स। ही इज़ नाउ बिहेविंग लाइक अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब बिहेविंग लाइक अ जर्क होता है ना यार, ही इज़ बिहेविंग लाइक अ जर्क यार, बट हम बोलेंगे ही इज़ बिहेविंग लाइक अ कॉन्स्टेंट। ओके, जैसे ही उसकी एक्स उसका रास्ता क्रॉस करती थी, मतलब जैसे ही उसकी एक्स जो थी उसका रास्ता क्रॉस करती थी, क्रॉस से क्रॉस फंक्शनल एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल, तो ही वॉज फिजिबल टू मेक चेंज, तो वो अपना रास्ता बदल लेता था, उसकी एक्स का इम्पैक्ट अब ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, है ना। तो कोर प्रोसेसेस विद हाई इम्पैक्ट, तो जो उसकी एक्स ने उसको चेन दी थी ना, वो भी उसने वापस कर दी, ठीक है, उसकी भी उसने वैल्यू नहीं की, ठीक है। तो वैल्यू से है वैल्यू चेन। तो अब उसने क्या किया, अब उसने अपने आप को उसको बदलना था, अब उसको अपना दिमाग हटाना था अपनी एक्स से, तो उसने क्या किया, फ्रंट लाइन कस्टमर सर्विंग स्टार्ट कर दी। तो अब उसने क्या किया, फ्रंट लाइन कस्टमर सर्विंग स्टार्ट कर दी।
तो अब उसने क्या किया, फ्रंट लाइन कस्टमर सर्विंग स्टार्ट कर दी। तो अब उसने फ्रंट लाइन कस्टमर सर्विस स्टार्ट कर दी। दैट्स इट। ओके, सो ब्रोकन इनटू द पार्ट्स, बिहेविंग लाइक कॉन्स्टेंट्स, क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल, feasible to make change, core processes with high impact, value chain and front line customer serving. ओके, सो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका स्टूडेंट जर्नल। गुड लक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिखो, आई विल ब्रिंग दैट कंटेंट टू यू। एंड फॉर हैंड रिटन नोट्स you can WhatsApp me on 8287712032. Okay, bye bye, see you.